यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपको ये दुविधा है कि कौन सा पेंशन स्कीम आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम विस्तार से यह जानने की कोशिश करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सी पेंशन व्यवस्था बेहतर साबित हो सकती है, एनपीएस या यूपीएस। दोस्तों, एनपीएस जो है वह मार्केट लिंक्ड पेंशन व्यवस्था है, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस गारंटेड पेंशन व्यवस्था है। आज के इस वीडियो में हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे कि कौन सी पेंशन व्यवस्था आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। इस बात को कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम था वह कर्मचारियों के लिए सबसे बेहतरीन पेंशन व्यवस्था थी। जब 2004 में सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को हटा करके एनपीएस को लाई, तब कर्मचारियों के मन में सैकड़ों आशंकाएं थी कि न्यू पेंशन स्कीम जो है वह कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा कर पाएगा या नहीं। इसके तहत ढेरों आशंकाएं आज भी बनी हुई हैं, जिसका उत्तर नहीं मिलता। हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको उन आशंकाओं को दूर करने का भरपूर कोशिश करना चाह रहे हैं, ताकि आप एनपीएस और यूपीएस को बेहतर ढंग से समझ पाए और आपको जो विकल्प दिया गया है उसको चुनने में यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो। दोस्तों, मेरा नाम मोनी कुमार वर्मा है और आप सभी का अपने YouTube चैनल नॉलेज चर्निंग बाय एमके में हार्दिक स्वागत करते हैं और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा पेंशन स्कीम आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, एनपीएस या यूपीएस। दोस्तों, जो एनपीएस है वह मार्केट लिंक्ड पेंशन व्यवस्था है और जो यूपीएस है वह गारंटेड पेंशन व्यवस्था है। सरकार का यह कहना है कि जो यूपीएस है वह ओपीएस के जैसा ही है, लेकिन जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप भली भांति समझ पाएंगे कि जो यूपीएस है वह ओपीएस के जैसा नहीं है, उसमें अंतर है। तो अब हम तुलनात्मक ढंग से ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस और यूपीएस को विस्तार से जानेंगे, ताकि आप बेहतर विकल्प चुन पाए। जब आप एनपीएस को चुनना चाहते हैं तो इसमें आपको गहरा रिस्क लेना पड़ेगा, आपको जोखिम उठाना पड़ेगा, क्योंकि यह मार्केट लिंक्ड पेंशन व्यवस्था है। इसमें आपको इस बात का पता नहीं होता कि जब आप रिटायर्ड करेंगे तो पेंशन की राशि क्या होगी, साथ ही साथ लमसम राशि क्या होगी। वहीं यूपीएस जो है उसमें गारंटेड पेंशन की व्यवस्था है और जब आप रिटायर्ड करेंगे तो आपको इस बात की जानकारी होगी कि आपकी पेंशन की राशि क्या होगी और आपको लमसम राशि कितनी मिलेगी। तो बेसिक अंतर जो है एनपीएस और यूपीएस में यही है। लेकिन यदि आप एनपीएस को चुनते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप शेयर मार्केट को बेहतर ढंग से जानते हो, इन्वेस्टमेंट के तरीके क्या होते हैं इसके बारे में आपको अच्छी पता हो, साथ ही साथ जिन कंपनियों में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं उनकी अच्छी खासी नॉलेज है हो, ताकि आपकी जो जमा राशि है उसका सही जगह आप उपयोग कर पाए और आपको अधिकतम से अधिकतम रिटर्न मिल पाए। वहीं जो यूपीएस है उसमें आपको ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया जाता कि आप यह चुन पाए कि आप अपने फंड का उपयोग कहां कर पाए। सब कुछ यहां गारंटेड है और जो राशि मिलने वाली है वह भी सभी को पता है। जहां एनपीएस के तहत
आपको यदि मार्केट की स्थिति अच्छी रही तो बेहतर रिटर्न मिल सकती है और वह यूपीएस और ओपीएस से भी बेहतरीन साबित हो सकती है। वहीं यदि शेयर मार्केट अच्छा बिहेव नहीं करती तो एनपीएस के तहत मिलने वाली राशि यूपीएस और ओपीएस से भी काफी कम हो सकती है। यहां रिस्क है। यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं और शेयर मार्केट के बारे में अच्छी जानकारी है तो आप एनपीएस की तरफ जा सकते हैं। यदि आपको शेयर मार्केट की अच्छी जानकारी नहीं है, बाजार के बारे में आप बेहतर ढंग से नहीं जानते और आप चाहते हैं कि आप कोई ना रिस्क लें, तो आप यूपीएस की तरफ जा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि यदि आप एनपीएस को चुनते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आपको मार्केट की अच्छी जानकारी हो। और यदि मार्केट सभी समय एक जैसी नहीं रहती, कभी मार्केट अच्छी बिहेव करती है तो कभी खराब बिहेव करती है। यदि मार्केट की स्थिति अच्छी रही तो एनपीएस के तहत आप बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ इसमें बहुत बड़ा जोखिम भी है। वहीं आप यदि यूपीएस को चुनते हैं तो यहां आपका जो जोखिम है वह बहुत कम हो जाता है, क्योंकि यहां सब कुछ फिक्स्ड है, पेंशन भी फिक्स्ड है और लमसम राशि भी फिक्स्ड है। यदि आप कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते तो आप यूपीएस की तरफ जा सकते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार का कहना जो है यह है कि यूपीएस जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के जैसा है, लेकिन आप यदि तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो यूपीएस जो है वह ओल्ड पेंशन स्कीम के जैसा नहीं है। यूपीएस में क्या होता था, आपको गारंटेड पेंशन की व्यवस्था थी। इसमें आपको पता होता था कि जब आप रिटायर्ड करेंगे तो आपको पेंशन की राशि क्या होगी। जब कोई कर्मचारी ओपीएस के तहत रिटायर्ड करता था तो उसका रिटायरमेंट के समय जो लास्ट वेतन था उसका आधा प्लस डीए पेंशन के रूप में मिलता था। साथ ही साथ पेंशन पाने के लिए उन्हें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता था। यह ओपीएस की खास व्यवस्था थी। लेकिन आप यदि यूपीएस के तहत रिटायर्ड होते हैं तो इसमें भी गारंटेड पेंशन की व्यवस्था है, लेकिन इसमें जो पेंशन की राशि है वह जिस समय कर्मचारी रिटायर्ड करेगा उसके पहले जो 12 महीने का वेतन है उसका औसत निकाला जाएगा और साथ ही औसत का आधा प्लस डीए जो है वह पेंशन के रूप में उसे मिलेगा। और यह राशि जो है वह ओल्ड पेंशन स्कीम की राशि से कम है। इसलिए ओपीएस के तहत जितना पेंशन मिलता था उतना जो है यूपीएस के तहत पेंशन नहीं मिलेगा। साथ ही साथ बड़ा अंतर यह है कि यूपीएस पाने के लिए आपको जो है कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, लेकिन ओपीएस में सरकारी कर्मचारी को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता था। वहीं यूपीएस में सरकारी कर्मचारी को हर एक महीने अपने वेतन का बेसिक का 10% प्लस डीए जमा करना पड़ता है। यह सबसे बड़ा अंतर है। उसी तरह एनपीएस में जो है यह मार्केट लिंक्ड पेंशन व्यवस्था है, लेकिन इसमें जो है आपको पता नहीं होता कि जब आप रिटायर्ड करेंगे तो पेंशन की राशि क्या होगी, साथ ही साथ लमसम राशि क्या होगी। यह मार्केट पर डिपेंड करता है। हो सकता है इसकी राशि ओपीएस और यूपीएस से काफी अच्छी हो, साथ ही साथ यह भी हो सकता है कि इसकी जो राशि है वह ओपीएस और यूपीएस से कम हो। सब कुछ मार्केट पर डिपेंड करता है। यदि आप रिस्क लेंगे तो एनपीएस के तहत जा सकते हैं। इसमें जो है यह कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। इसमें कर्मचारियों को जो हर एक महीने जो है अपने बेसिक का 10% प्लस डीए जमा करना पड़ता है। साथ ही साथ सरकार भी जो है कर्मचारी का जो बेसिक होता है उसका 14% प्लस डीए हर एक महीने इस खाते में जमा करती है। वही यूपीएस में सरकार का योगदान बढ़ जाता है। इसमें सरकार का जो योगदान होता है वह 18.5% जो है होता है कर्मचारियों के वेतन का। अब हम समझते हैं कि ओपीएस और यूपीएस में एक बड़ा अंतर यह भी है कि जो ओपीएस में पेंशन की राशि थी वह हर एक पे कमीशन के बाद रिवाइज होता था,
जिस तरह से कर्मचारियों का वेतन पे कमीशन के बाद रिवाइज हो जाता था, उसी तरह कर्मचारी का जो पेंशन है वो भी रिवाइज हो जाता था। लेकिन यूपीएस में जो है ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें जो कर्मचारी का वेतन है वह पे कमीशन के साथ रिवाइज नहीं होगा, बल्कि एक बार जब फिक्स हो जाएगा तो वही पेंशन जो है उनको मिलता रहेगा, और साथ ही साथ हर एक साल जो डीए में बढ़ोतरी होगी वह मिलेगा, लेकिन पेंशन की राशि रिवाइज नहीं होगी। तो बड़ा अंतर यह भी है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वह सबसे बेहतरीन पेंशन व्यवस्था थी, और जिसके कारण आज भी कर्मचारी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की जाए। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो तीनों तरह के पेंशन व्यवस्था थी उसमें फैमिली पेंशन की क्या व्यवस्था थी। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो है जिस समय कर्मचारी रिटायर करता था और कर्मचारी की जब मृत्यु हो जाती थी तो उनके पेंशन का 60% जो है उनके फैमिली को पेंशन के रूप में मिलता था। लेकिन एनपीएस में यह कोई फिक्स राशि जो है कहना मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ मार्केट पर डिपेंड करती है। तो जो भी पेंशन बनेगा उसका 60% यहां भी जो है फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा। लेकिन यूपीएस में जो है वह ओल्ड पेंशन स्कीम के जैसा ही प्रावधान है। जब कर्मचारी की मृत्यु होगी तो उस समय उनका जो पेंशन होगा उसका 60% जो है उनके फैमिली को पेंशन मिलेगा। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि तीनों पेंशन व्यवस्था में मिनिमम पेंशन की क्या व्यवस्था थी। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो है कर्मचारी को कम से कम 10,000 पेंशन के रूप में मिलता था। साथ ही साथ ये शर्त था कि उन्हें कम से कम 10 वर्षों का जो है योगदान देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कर्मचारी जो है सरकारी सेवा में 10 वर्षों का योगदान करेंगे। वहीं एनपीएस में जो है ऐसा कोई शर्त नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो है मार्केट लिंक्ड है। लेकिन यूपीएस में भी ओल्ड पेंशन स्कीम के जैसा ही शर्त है कि कर्मचारी को मिनिमम पेंशन जो है वह कम से कम 10,000 रुपये मिलेगा। साथ ही साथ उन्हें 10 वर्षों तक जो है सरकारी सेवा का योगदान देना पड़ेगा। जिनका सेवा 10 वर्षों से कम है उसे यूपीएस का लाभ नहीं मिलने वाला है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि तीनों पेंशन व्यवस्था में फुल पेंशन की क्या व्यवस्था थी। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो फुल पेंशन मिलता था, जिस समय कर्मचारी रिटायर्ड करता था, उसका जो बेसिक होता था उसका 50% प्लस डीए पेंशन के रूप में मिलता था। साथ ही साथ यह शर्त थी कि कर्मचारी को कम से कम 20 वर्षों की सेवा का योगदान देना पड़ेगा। वहीं जो है एनपीएस में ऐसी कोई शर्त नहीं है। जब कर्मचारी 60 वर्षों की सेवा को जो है का उम्र प्राप्त करेगा तब वह एनपीएस के पेंशन का हकदार होगा, और जो है इस एनपीएस व्यवस्था के तहत उसे पेंशन मिलेगी। लेकिन यूपीएस में जो है सरकारी कर्मचारी को जो है मिनिमम 25 वर्षों का योगदान देना पड़ेगा। यहाँ जो है जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उनमें जो मिनिमम सेवा का योगदान था 20 वर्ष था, यहाँ सेवा के योगदान को बढ़ा करके 25 वर्ष कर दिया गया है। अब हम समझते हैं कि तीनों पेंशन स्कीम में रिस्क किसका था। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो है कर्मचारियों का कोई रिस्क नहीं था, क्योंकि सारा जो कंट्रीब्यूशन था वह गवर्नमेंट का था। यहाँ एम्प्लॉय का कोई रिस्क नहीं होता था। लेकिन एनपीएस में जो है सारा रिस्क जो है वह कर्मचारियों का है, यहाँ सरकार का कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन यूपीएस जो है वह गारंटेड पेंशन स्कीम है, इसलिए यहाँ जो है कर्मचारियों का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि तीनों पेंशन व्यवस्था में लमसम राशि क्या मिलती है। तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इसमें हम लोग जो है पीएफ में जो कर्मचारी रिटायर करते थे तो उसमें जितनी जमा राशि थी प्लस उसका इंटरेस्ट रिटायरमेंट के समय मिल जाता था। कहने का मतलब यह हुआ कि ओपीएस के तहत कर्मचारियों के द्वारा जो भी राशि जमा की जाती थी वो इंटरेस्ट सहित रिटायरमेंट के समय मिल जाता था। लेकिन एनपीएस में क्या होता है, इसमें कर्मचारियों का भी योगदान होता है और सरकार का भी योगदान होता है। तो टोटल मिलाकर 24% प्लस बेसिक सैलरी प्लस डीए का हर एक महीने जमा होता है, और उस पर जो
मार्केट से रिटर्न मिलता है, उस सारे राशि को मिला के हम लोग कॉर्पस कहते हैं। और कॉर्पस का जो है 60%, जिस समय कर्मचारी रिटायर्ड करेगा उस समय 60% जो है उसको दिया जाएगा, और यह जो राशि होगी लमसम राशि, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और यह जो राशि होती है वह काफी बड़ी होती है। कहने का मतलब यह जो राशि होगी वह करोड़ों में होगी। तो यहाँ जो लमसम राशि है वह एनपीएस के तहत बहुत ज्यादा है। वहीं जो यूपीएस है इसमें जो लमसम राशि है वह बहुत कम है, क्योंकि इसमें लमसम राशि की जो गणना की जाती है वह इस प्रकार है कि जिस समय कर्मचारी रिटायर्ड करेगा तो उस समय का जो वेतन होगा उसका 10वां हिस्सा जो है कैलकुलेट किया जाएगा 6 महीने के लिए। कहने का मतलब यह हुआ कि जब कर्मचारी रिटायर्ड करेगा और मानो उस समय उसका वेतन 1 लाख रुपये हो, तो 1 लाख रुपये का 10वां हिस्सा 10,000 रुपये होता है, और उसकी सेवा को जो है 6 महीने के लिए कैलकुलेट की जाती है। तो कहने का मतलब यह हुआ यदि कर्मचारी 20 वर्षों के लिए सेवा का योगदान देता है तो 6 महीने के हिसाब से वह 40 टाइम्स हो जाए, 20 × 2 40 जो है उसकी गणना की जाएगी। तो लमसम राशि क्या होगी? 10,000 गुना 40 यानी 4 लाख रुपये, जो कि एनपीएस से बहुत ही कम है। तो यहाँ सबसे बड़ा अंतर जो एनपीएस और यूपीएस का हो जाता है कि एनपीएस में जो लमसम राशि है वो बहुत बड़ी हो जाती है, और वहीं में यूपीएस में जो है लमसम राशि जो है बहुत ही कम हो जाती है। और यही कारण है कि जो कर्मचारियों को विकल्प दिया गया है वो बहुत कम कर्मचारी जो है वह यूपीएस का विकल्प चुन रहे हैं, क्योंकि कर्मचारी को यह लगता है कि एनपीएस जो है वह ज्यादा बेहतर पेंशन व्यवस्था है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि तीनों जो पेंशन व्यवस्था थी उसमें कौन भाग ले सकते थे। जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उसमें जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वही एलिजिबल था, लेकिन एनपीएस में जो है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर के जितने भी कर्मचारी है सभी के लिए पेंशन की व्यवस्था है। वहीं यूपीएस जो है केवल अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही लागू है, इसलिए जो यूपीएस है वह भी सरकारी कर्मचारियों के लिए है। अभी आपने तीनों पेंशन स्कीम के बारे में विस्तार से तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया। अब आपको यह राय बनाने में आसानी हो जाएगी कि कौन सा पेंशन स्कीम आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम और भी अच्छे वीडियो के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।